सभी लोगों को गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं निशात फातिमा आप लोगों के साथ फिर से एक सेशन लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल सेशन ये होने वाला है जो कि लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर है। ये पार्ट 1 है। हम लोग इस तरह से अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग और फर्दर पार्ट्स भी लाएंगे। तो ये यहाँ पास मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में लाया है और उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की है। उन इंपॉर्टेंट जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई दफा वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आखिर इसमें क्या हेल्ड हुआ या कोई डॉक्ट्रीन अगर उसमें से निकली है तो देखते हैं सबसे पहला जजमेंट कौन सा है। तो सबसे पहला जजमेंट जो है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जजमेंट है। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो जजमेंट है काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 1950 में ही ये आया है। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं, इसके फैक्ट्स में क्या है। तो मद्रास की जो गवर्नमेंट थी उसने इस जर्नल जो कि क्रॉस रोड नाम था उसको क्या कर दिया, बैन लगा दिया अंडर मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, क्लेमिंग इट थ्रेटेंड पब्लिक सेफ्टी। कहा कि ये जो पब्लिक सेफ्टी को ये थ्रेट कर रहा है, पब्लिक सेफ्टी को क्या कर रहा है, खतरा पहुंचा रहा है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर क्रॉस रोड नाम की जर्नल को क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, इशू क्या रेज हुआ। इशू किसे कहते हैं कि जब भी कोई केस आता है तो उसमें कुछ इश्यूज लगाए जाते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, फ्रेम करती है, या कोर्ट जो होती है जो भी कोर्ट के पास आता है वो कोर्ट क्या है, इशू फ्रेम करती है कि इस फैक्ट को सुनने के बाद इश्यूज क्या क्या है, लीगल इश्यूज क्या क्या है। तो इसमें यही कहा कि डिड द बैन वायलेट आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें पता है आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ही फ्रीडम ऑफ प्रेस भी ऑलरेडी क्या है, इनहेरेंट है, इम्प्लाइड हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, तो ये आया कि क्या 19(1)(a) क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। सॉरी, ये जो बैन है ये वायलेट कर रहा है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि 19(1)(a) में दिया गया है। तो यहाँ पास ये इशू फ्रेम किया गया। इसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस बैन को हटा दिया। ठीक है, ये हमारा जर्नल था जो कि इसको क्या किया गया, कहा गया कि ये क्या कर रहा है, पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट है, इसीलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। तो यहाँ पास ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटाते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम टू सर्कुलेट, कि कोई भी हमें कम्युनिकेट करना है, कोई भी ये इंफॉर्मेशन को हमें बताना है, कोई भी हमें चीजों को बताना है, तो वो भी इंक्लूडेड ऑलरेडी है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। पब्लिक ऑर्डर वाज नॉट अ वैलिड ग्राउंड अंडर आर्टिकल 19(2)। अगर हम 19 क्लॉज 2 देखें तो 19 क्लॉज 2 क्या प्रोवाइड करता है, 19(1)(a) का रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उस टाइम पर यानी 1950 के टाइम पर पब्लिक ऑर्डर जो था ये एडेड नहीं था, ये वर्ड एडेड नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आर्टिकल 19(1)(2) में। ठीक है, तो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 2 है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसमें उस टाइम पर जब ये जजमेंट आया उस टाइम पर पब्लिक ऑर्डर मेंशन्ड नहीं था 19(1)(2) में। तो यहाँ पास कहा कि ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 19(1)(2) के अंदर में एक वैलिड ग्राउंड नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का, रोकने का, उस पर पाबंदी लगाने का। तो अगर उस पाबंदी लगानी है तो वहां पास 19 क्लॉज 2 में जो दे रखे हैं उसी पर पाबंदी लगा सकते हैं। और सिंस उस टाइम पर पब्लिक ऑर्डर को ऐड नहीं किया गया था, पब्लिक ऑर्डर एडेड नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, इस बैन को हम क्या कह रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सीधा सीधा वायलेशन हुआ है। अब ये बात तो कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वर्ड पब्लिक ऑर्डर को ऐड कर दिया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत 19(a) क्लॉज 2 में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें इस चीज को क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। सो नाउ पब्लिक ऑर्डर इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब 1950 में इस तरह का अमेंडमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और 19 क्लॉज 2 में पब्लिक ऑर्डर वाज नॉट मेंशन्ड, तो वहां पास क्या है, हम लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पब्लिक ऑर्डर इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस पर लिमिटेशन लगाने के लिए, एक्सप्रेशन पर लिमिटेशन लगाने के लिए आप पब्लिक ऑर्डर का बहाना नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या है, हमें जो देखना है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो उसमें से हमारा क्या है, डिसेंसी है, हमारी मोरालिटी है, हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर थ्रेटन कर रहा है तो वहां पास भी हम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लिमिटेशन, पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, जिसको हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम लोग क्रॉस रोड केस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि
जो जिस जर्नल पर बैन लगाया गया था दैट वाज नेम्ड क्रॉस रोड, तो इसीलिए इसको क्रॉस रोड जर्नल के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जजमेंट क्या है। इसके बाद आते हैं के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, हम लोग क्रोनोलॉजी में देख रहे हैं कि जो पहले जजमेंट आए हैं उसको पहले हम लोग कवर कर रहे हैं। तो के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का है, बहुत ही फेमस केस है जहां पास आर्टिकल 21 के बारे में जिक्र हुआ। तो जब हम आर्टिकल 21 कहते हैं तो आर्टिकल 21 में क्या बताता है कि किसी भी इंसान की लाइफ और लिबर्टी को नहीं टेक अवे कर सकती है गवर्नमेंट अनटिल प्रोसीजर अनलेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो प्रोसीजर दिया गया है कानून के द्वारा उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही किसी भी इंसान के लाइफ यानी कि उसकी जिंदगी या उसकी लिबर्टी आजादी को छीनी जा सकती है। अगर कानून लॉ अगर प्रोवाइड नहीं कर रही है कोई प्रोसीजर कि किस तरह से करना है, तो वहां पास क्या हो जाएगा, उस तरह की लाइफ और लिबर्टी को अगर आप ले रहे हैं तो वो वायलेटिव हो जाएगा हमारा आर्टिकल 21 का। यानी आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो वहां पास क्या है, अगर लॉ आपको परमिट कर रहा है, कानून आपको परमिट कर रहा है तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 21 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें लिख दिया गया कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पास ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसको क्वेश्चन किया गया कि प्रोसीजर होना कैसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास के गोपालन जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, इनको डिटेन कर लिया गया, हिरासत में लिया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। अब हमारा जो आर्टिकल 22 हम देखेंगे तो वहां पास कहता है कि हम कुछ जब जो लोग जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत जिनको डिटेन किया गया है उनको राइट्स वगैरह सर्टेन नहीं मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा राइट्स है कि हम लोगों को क्या है, राइट टू कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाना है, हमारे पास राइट है कि हम अपने पसंद के लॉयर को हायर कर सकते हैं, हमारे पास राइट है कि हमें क्या है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाए। लेकिन ये कुछ राइट्स है जो अवेलेबल नहीं होते हैं उन लोगों को जिनको डिटेन किया गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज क्या होता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज उन सारे लॉज को कहते हैं जो क्या है किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए वहां पास अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है, वहां उस पर्सन ने एक्चुअली में ही हैज नॉट कमिटेड एनी एक्ट, उसको पनिश करने के लिए नहीं, सजा करने के लिए नहीं, लेकिन ऐसा सस्पिशन है, ऐसा शक है कि शायद वो किसी भी तरह का क्राइम कर सकता है या कोई ऐसा एक्ट कर सकता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है जिससे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाए। तो वहां पास उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, उस किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए किसी इंसान को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर में डिटेन किया जा सकता है। तो उसी की उन्होंने चैलेंज किया कि आप कैसे कर सकते हैं, द पर्सन हैज नॉट इवन कमिटेड एनी रॉन्ग येट, कि अभी तक तो किसी ने उस इंसान ने अभी तक कोई रॉन्ग तो कमिट ही नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी उस इंसान को अरेस्ट कर ले रहे हैं, तो ये वायलेटिव नहीं हुआ आर्टिकल 21 का। तो ये बात इन्होंने कहा। तो ये कह रहा वेदर डिटेंशन वायलेटेड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड अदर फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ में इसमें एक और इशू को फ्रेम किया गया कि क्या आर्टिकल 14, 19 और 21 इन तीनों के बीच में आपस में क्या कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, कि क्या ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तीनों आपस में 14, 19 और 21 क्या जुड़े हुए हैं, 14, 19 और 21 आर दे रिलेटेड और नॉट, इनके रिलेशन के बारे में भी ये इशू को फ्रेम किया गया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, पीडी एक्ट के यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को चैलेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑल्दो दीज आर लॉज बट क्या ये फेयर है, रीजनेबल है, इसको चेक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सारे सवाल उठे पहली बार के गोपालन के केस में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो डिटेन किया गया है किसमें, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में, वो क्या है अपहेल्ड किया, यानी कि उसको कहा कि सही है। ठीक है, कहा कि जो डिटेन किया गया है दैट डिटेंशन इज कंप्लीटली लीगल, और अगर लीगल है तो हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को इन्होंने क्या कहा कि दीज आर गुड। क्यों गुड है, इसलिए गुड कहा कि जो हम उसमें जा ही नहीं रहे हैं कि प्रोसीजर कैसा है, हम तो बस ये देख रहे हैं कि लॉ उसको उस प्रोसीजर को बताया है या नहीं बताया है। लॉ ने अगर उस प्रोसीजर को बताया है, लॉ में अगर वो प्रोसीजर मेंशन है और उसके तहत आपको डिटेन किया गया है, तो वो प्रोसीजर अपने वो क्या है आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ऑल दो वो प्रोसीजर गलत है या सही है हमको इससे मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है कि प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है जो कि लॉज में मेंशन है। अगर लॉज में मेंशन किए गए
प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर डिटेंशन इज कंप्लीटली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात A.K. गोपालन के केस में कहा गया, इसको इंटरप्रेट किया गया, लिटरल टर्म में इंटरप्रेट किया गया, इसके स्कोप को काफी नैरो डाउन कर दिया गया, उसको वाइड इन सिचुएशन में नहीं देखा गया कि और भी इसके इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, और भी इसके मीनिंग हो सकते हैं। held that fundamental right is separate and independent, कहा कि आप 14, 19 और 21 आपस में कहीं से भी जुड़े हुए नहीं है, इनके बीच में कोई इंटरलिंकिंग नहीं है, नो इंटरलिंकिंग बिटवीन 14, 19 एंड 21, ये बात इसमें कही गई, नो इंटरलिंकिंग बिटवीन 14, 19 एंड 21, ये बात इसमें कहा गया। ईच फंडामेंटल वाइज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट, कहा गया कि सारा का सारा अपना अलग अलग है और इसमें कोई आपस में इंटरलिंकिंग इंटरकनेक्शन कुछ भी नहीं है, और साथ में कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ सही है, और साथ में ये भी कहा गया कि हमें प्रोसीजर कैसा है हमें उससे मतलब नहीं है, इफ इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ इनैक्टेड enforced, that means that procedure is completely legal, और उसके तहत अगर आपको डिटेन किया गया है तो वो डिटेंशन भी completely legal होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये बात था, A.K. गोपालन में कह तो दिया गया, लेकिन आगे देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी राय बदलता है या नहीं बदलता है। आते हैं स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन क्या कह रहा है, इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं पहले। तो इसका जो फैक्ट्स पहले कह रहा है कि मद्रास गवर्नमेंट ने इशू किया एक गवर्नमेंट ऑर्डर, जिससे क्या कर दिया, मेडिकल की और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट को कास्ट और रिलीजन पर बेस्ड कर दिया, ठीक है, रिजर्व कर दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ईयर है हमारा 1950, ठीक है, ईयर है हमारा 1950, ये जो केस है 1950 का केस है। तो उस टाइम पर क्या किया कि रिजर्वेशन कर दिया गया एक गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग सीट्स में, किस बेसिस पर, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर। अब हम लोग याद करें उस टाइम के, अगर हम लोग बैकग्राउंड को देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को, तो उस टाइम पर 15 क्लॉज 4 जो कि क्या दे रहा है, रिजर्वेशन दे रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उस टाइम तक नहीं आया था, रिजर्वेशन की कोई बात नहीं आई थी कि कास्ट के बेसिस पर या रिलीजन के बेसिस पर किसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसको क्या किया गया, चैलेंज किया गया कि आप रिजर्वेशन कैसे दे रहे हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस रिजर्वेशन के बारे में बात ही नहीं की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिशन की बात की गई है। तो यहाँ पास आप जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर आप सीट को रिजर्व कर दे रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये सवाल उठा कि whether caste based reservation in educational institution violate article 51 जो कि prohibition of discrimination के बारे में बात कर रहा है, article 29 clause 2, article 29 clause 2 क्या बात करता है, ये बात करता है ये किसी भी इंसान को इस बेसिस पर डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन उन सारे इंस्टीट्यूशन में जहां, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि इन सारे बेसिस पर आप क्या करेंगे, आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पास चंपकम दोराई राजन जो थी, इन्होंने क्या किया, इसको चैलेंज किया कि आपने जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है जिसके तहत आप क्या कर रहे हैं, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में, ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेट कर रहा है, ये उल्लंघन कर रहा है 15 क्लॉज 1 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, और 29 क्लॉज 2 जो कि बात कर रहा है किसी भी इंसान को हम एडमिशन डिनाई नहीं करेंगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पास ये इशू को रेज किया गया। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो ये है ईयर 1950 में हम देखेंगे कि उतना ज्यादा क्या है, हमारा अमेंडमेंट आया नहीं है। तो वहां पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो है, ये जो रिजर्वेशन दिया गया है वो गलत दिया गया है, स्ट्रक डाउन कर दिया इस ऑर्डर को। इस ऑर्डर को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन दिस ऑर्डर, हेल्ड दैट कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर वायलेटेड फंडामेंटल राइट। यानी ये जो रिजर्वेशन जो इन्होंने दिया था सीट्स ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो रिजर्वेशन को कहा कि ये क्या है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि ये लोग डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन सारे ग्राउंड पर, और आप उसी बेसिस पर रिजर्वेशन कैसे दे रहे हैं। तो ये बात कहा गया, कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 46, ठीक है, उसको इन्फोर्स करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी
डीपीएसपी को इन्फोर्स कराने के लिए आप क्या है फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पास एक और बात हमें क्या समझ में आ रही है, यहाँ पास इस केस में चंपकम दोराईराजन के केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट दैट सुप्रीम, ठीक है। लेकिन अब ये देखेंगे इंस्टेंस बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, अलग अलग चीजें डेवलपमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अलग अलग नजरिया बदलेगा, अपना ओपिनियन बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन बदलेगा अलग अलग जजमेंट में। तो यहाँ पास क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम है और ये कोई भी डीपीएसपी को आप इन्फोर्स कराने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते हैं किसी का। ये बात यहाँ तो कह दी गई, लेकिन आगे क्या होता है, आगे कहानी भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये क्या कह दिया कि भाई डीपीएसपी के ऊपर प्रिवेल करेगा फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, डीपीएसपी उसके बाद में आएगा, ये बात इसमें कह दिया गया। लेकिन इसके साथ में इसका जो ये हुआ पॉलिटिकल जो इसका ये निकला, ठीक है, वो ये निकला कि यहाँ पास अमेंडमेंट कर दिया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से एक क्लॉज जोड़ दिया गया 15 क्लॉज 4 कहा हमारे फंडामेंटल राइट में, और कहा गया कि भाई रिजर्वेशन दिया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो यानी कि जो पहले दिया गया, जो चंपकम दोराईराजन में जिस चीज को मना कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया, उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यहाँ लाया गया है इस केस में, चंपकम दोराईराजन के केस में, और कहा गया कि मान की 15 क्लॉज 4 अमेंडमेंट से कि भाई हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को हम क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कि ऑल्दो 15 क्लॉज 1 में तो है ही हमारे पास एक ये जनरल रूल की कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एक एक्सेप्शन रूल 15 क्लॉज 4 में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि यही जजमेंट के को ओवरटर्न करने के लिए, इस जजमेंट को क्या करने के लिए कि भाई रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं था, ठीक है, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था, तो उस चीज को ये करने के लिए यहाँ पास क्या कर दिया, यहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया। तो ये बात हो गई इसके इस कहानी के बाद की, यानी कि चंपकम दोराईराजन के बाद में गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया, गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहा, तो वो यही रहा कि वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ला करके चंपकम दोराईराजन को ही नलिफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन चंपकम दोराईराजन फिर भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा। क्यों? क्योंकि इसमें ये बात भी कही गई कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं इस तरीके का, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखनी होगी, और इसीलिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कहा गया कि अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन इसको अलाउ कर रहा है तो हम अलाउ कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन इस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है, बल्कि इस चीज को मना कर रहा है, तो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। और यही रीजन रहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ला करके इसको ऐड कर दिया गया, ताकि जब भी दोबारा से इसको रिविजिट किया जाए इस तरह के केसेस को, रिजर्वेशन के केसेस को, तो वहां कहा जाए कि यस देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हिच इज अलाउइंग दिस सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन। तो यही रीजन रहा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को लाने का। आते हैं नेक्स्ट केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ कि पहला अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर दिया गया, ठीक है। अभी हमने बात किया कि पहला अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, पहले अमेंडमेंट एक्ट में कुछ कुछ चीजें बात की गई। हमने रमेश थापर के केस में देखा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से पब्लिक ऑर्डर वर्ड को ऐड किया गया आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। फिर हमने सेकंड जो केस हमने ये एक गोपाल चंपकम दोराईराजन का जो केस देखा, उसमें भी हमने क्या देखा कि हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से क्या लाया, हमने 15 क्लॉज 4 को ऐड कर दिया, और यहाँ पास फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। क्यों? क्योंकि 31A और 31B भी ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही। तो व्हाट वी आर लर्निंग, एक और बात है, 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया इसी से ही। तो 9th शेड्यूल को, 31A को, 31B को क्या किया गया, चैलेंज किया गया। बेसिकली 31A और 31B में दिया क्या गया है, तो 31A में दिया गया है कि कुछ सर्टेन लॉज को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, और 31A और 31B में दिया गया है। तो ये 31A, 31B और 9th शेड्यूल जब आया और कहा गया कि इनमें जिन लॉज को हम रख रहे हैं, इनमें जिन लॉज को हम बता रहे हैं, उन सारे लॉज का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, उन सारे लॉज का हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं इस बात पर कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को छीन रहा है। तो यहाँ पास जब इसको ये किया गया और कहा गया कि भाई इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो यहाँ पास इशू आया कि क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को।
अंडर आर्टिकल 368, या ये रिस्ट्रिक्टेड है बाय आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ठीक है, कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो कि हमारा बात करता है कि कोई भी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो कह रहा है कि क्या आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत क्या अमेंडमेंट मना किया गया है, या फिर 368 में इतनी पावर है कि वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को। यानी कि यहाँ पास आ गया, क्वेश्चन आ गया कि वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड और नॉट, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। क्या कहा कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को। तो यहाँ पास क्या कह दिया कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने आप में लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को अगर हम पढ़ें तो वहां पास बताता है, लॉ का डेफिनेशन देता है कि लॉ किस किस चीज को इंक्लूड करता है। तो लॉ बाई लॉज को इंक्लूड करता है, लॉ वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया। ठीक है, और उन लॉज, वो लॉज अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये बात आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखी गई है कि अगर मान लेते हैं वो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हैं, एब्रोगेट कर रहे हैं, टेक अवे कर रहे हैं, छीन रहे हैं, तो हम वहां पास हम क्या है उस लॉ की को वाइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। तो ये बात आर्टिकल 13 क्लॉज 2 तो कह तो दिया, लेकिन यहाँ पास कहा कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मान ही नहीं रहे हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का हिस्सा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ है ही नहीं अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। तो जब वो डेफिनेशन लॉ नहीं है तो उसको वाइड कैसे डिक्लेयर कराया जा सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जा सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किसी भी फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है और किसी भी फंडामेंटल राइट को हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। ये बात डिक्लेयर कर दी गई शंकरी प्रसाद में। अब आते हैं शंकरी प्रसाद के बाद, क्या ये व्यू चेंज होता है या ये व्यू यही रह जाता है। हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे अभी इसके दो व्यूज और अलग आए हैं। तो ये हो गया हमारा शंकरी प्रसाद का केस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जजमेंट पर, रेई बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव। तो बेसिकली ऐसे तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो अलग हैं, लेकिन ये केस को इसलिए हम लोग याद करते हैं क्योंकि इस केस में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग अभी इनिशियल स्टेज है जहां पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा है, जजमेंट्स आ रहे हैं, नए नए हम लोग रिपब्लिक बने हैं, नए नए हम लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बने हैं। ठीक है, तो वहां पास क्या है, जजमेंट आ रहे हैं और बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, लेकिन लेटर स्टेज में क्या वही बातें रहती है या उन बातों में चेंजेस आता है, वो सारी चीजों को हम लोग आज नोटिस करने वाले हैं। तो यहाँ री बेरुबारी यूनियन का जो केस है, इसमें क्या होता है कि नेहरू नून एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक्सचेंज करने की बात की जाती है कि कुछ सर्टेन जो इनक्लेव्स है, सर्टेन जो एरिया है, वो हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ में एक्सचेंज करने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ में हम लोग बदल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पास सवाल उठता है कि क्या पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, सिर्फ आर्टिकल 3 जो कि बात करता है कि किसी भी ऑल्टर कर सकती है बाउंड्री का, उस आर्टिकल 3 में इतना पावर है कि वो किसी भी कंट्री को अपना जमीन दे सके, अपना जो बाउंड्री है उसके अंदर का जो हिस्सा है, टेरिटरी है, वो दे सके। ये सवाल यहाँ पास उठता है कि वेदर इंडियन टेरिटरी कुड बी सेडेड टू पाकिस्तान बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन और ऑर्डिनरी लॉ, कि ऑर्डिनरी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन से हम अपनी टेरिटरी, अपना हिस्सा, ठीक है, दे सकते हैं किसी दूसरी कंट्री को। ये सवाल उठता है कि आर्टिकल 3 का यहाँ पास ये सवाल उठता है। तो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस किस केस में कहा गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट विल बी द री बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स 1916। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी अमाउंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि आप किसी दूसरी कंट्री को अपनी टेरिटरी दे रहे हैं तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होगा। आर्टिकल 3 जो कि स्टेट बाउंड्रीज के अल्टरेशन के बारे में बात कर रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है किसी भी दूसरी कंट्री को अपना ये ट्रांसफर करने के लिए, अपनी टेरिटरी ट्रांसफर करने के लिए। उस टेरिटरी को ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू टेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लाइए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आएगा तभी आप ये सेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आर्टिकल 3 के तहत तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये बात कहा कि आर्टिकल 368 की ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी में 368 मैंडेटरी हो जाता है आफ्टर दिस ओपिनियन। अब इसके बाद ये क्या था, ये प्रेसिडेंशियल ओपिनियन था
कि जब ये पारित किया, नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगा किससे, हमारी सुप्रीम कोर्ट से, अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद जब ये ओपिनियन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इस चीज को, नेहरू नून एग्रीमेंट को इनैक्ट करने के लिए, नेहरू नून एग्रीमेंट को क्या है फॉर्म में लाने के लिए, अप्लाई करने के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। क्योंकि यही बात इसमें कही गई कि जब भी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं टेरिटरी का, तो आप नॉर्मल लॉ के तहत या किसी एक्शन के तहत, एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, संविधान में चेंजेस लाने होंगे, जो कि पार्लियामेंट में जैसे एक अमेंडमेंट होता है। Supreme Court also held that preamble is not a part of Constitution. तो this is a very important point कि preamble is not a part of Constitution किस केस में कहा गया, तो री-बेरुबारी यूनियन के केस में कह दिया गया। लेकिन अब ये क्या है, ये इंस्टेंस चेंज होंगे, ये इंस्टेंस बदलेंगे, ये इंस्टेंस रहेगा नहीं, बट फिर भी ये केस इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इन सारे केसेस में ये सारी बातें कही गई थी। अब आते हैं आईसी गोलकनाथ का केस। आईसी गोलकनाथ का केस हमारा शंकरी प्रसाद का क्या होगा, रिवर्स कर देगा, उसको चेंज कर देगा। शंकरी प्रसाद में कहा गया फंडामेंटल राइट को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आईसी गोलकनाथ जस्ट उसका अपोजिट बात कहेगा। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, तो ये क्या है, यहाँ पास कहा गया, इसको चैलेंज किया गया और कहा गया कि पावर नहीं है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का विद द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये बात कही गई। अब यहाँ पास यही सेम चीज आया कि क्या पार्लियामेंट जो है किसी का फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 ले सकती है या नहीं ले सकती है किसी भी अमेंडमेंट से। तो यहाँ ये सवाल जब उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पास कहा कि नहीं ले सकती है, कि किसी भी हाल में फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, नहीं वायलेट किया जा सकता है, नहीं अमेंड किया जा सकता है। एब्सोल्यूट डिक्लेयर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन नेवर बी अमेंडेड। अब कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। और जो शंकरी प्रसाद में बात कही गई थी कि भाई नहीं, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ ही नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जब लॉ नहीं है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है। तो ये जो बात कही गई थी उसको भी चेंज कर दिया, कहा कि नहीं, दिस इज लॉ, ठीक है, वॉट एवर अमेंडमेंट इज पासिंग थ्रू द पार्लियामेंट दिस इज लॉ, ये बात इसमें कही गई। इसीलिए पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकती है, अमेंड नहीं कर सकती है, ये बात यानी कि उसको ओवरटर्न कर दिया गया शंकरी प्रसाद वाले जजमेंट को। और कहा गया कि पहले से अगर अमेंडमेंट आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए हैं फंडामेंटल राइट में, वो तो वैलिड रहेंगे, लेकिन अब इससे फ्यूचर में कोई भी इस तरह का अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में नहीं किया जाएगा। यानी कि क्या कहा गया, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लगाया गया यहाँ पास। प्रोस्पेक्टिव यानी कि आगे के डेट से जो अप्लाई हो, ठीक है, और रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि जो बैक डेट से अप्लाई हो। नेक्स्ट केस में आते हैं केशव नंदा, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, ठीक है, 1973 का ये जजमेंट है जिसमें क्या है सबसे लार्ज बेंच बनी थी। अब ये जो क्या है, ये इसमें बहुत सारी चीजें जो कंट्रोवर्सी हमारी स्टार्ट हुई शंकरी प्रसाद में, हमारी आईसी गोलकनाथ में, उन सब चीजों को फाइनली, या फिर जो री बेरुबारी के केस में भी जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब चीजों को फाइनली डिसाइड कर दिया गया इस केस में। तो इस फैक्ट है कि केशव नंदा भारती थी जो कि मठ थी, ठीक है, एक हिंदू, केरला में एक मठ था, उसके ये मठ के हेड थे, सॉरी। और केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को इन्होंने चैलेंज किया जो कि प्रॉपर्टी राइट को क्या कर रहा था, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो इनिशियली जो कि एक लैंड डिस्प्यूट की तरह था, वो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज बन करके आया, एक लैंडमार्क जजमेंट बन करके आया, एक हिस्टोरिक जजमेंट डिलीवर की गई, ठीक है, जो कि आज तक हमारा क्या है, एक बेसिस बनता है। तो यहाँ पास कैसे ये हुआ, क्योंकि जब केस पेंडिंग ही था तभी पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट ले आए, जैसे कि 24 अमेंडमेंट एक्ट, 25 अमेंडमेंट एक्ट और 29 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिससे क्या किया गया, पार्लियामेंट को पावर, अमेंडिंग पावर को बढ़ा दिया गया, जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया, और साथ में लैंड रिफॉर्म लॉज को कहा गया कि इनका भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो 24, 25 और ये 29 वहां अमेंडमेंट से क्या किया गया, कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू का पावर को कम कर दिया गया, पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, और कहा गया कि जो भी लैंड रिफॉर्म के लिए लॉज लाए गए हैं, जैसे कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट,
इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। अब जब ये इतना बड़ा जब मुद्दा बन गया तब जाकर के बनी 13 जजेस की बेंच, और 13 जजेस की जब बेंच बनी तो वहां पास एक हिस्टोरिक जजमेंट डिलीवर किया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक 13 जजेस बेंच नहीं बनी है। ठीक है, टिल डेट द ओनली जजमेंट जहां पास 13 जजेस थे दैट इज केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ऑल्सो नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन इसी केस में दी गई थी। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें हेल्ड हुआ इंपॉर्टेंट चीजें। तो इसमें यही था कि पार्लियामेंट के पास पावर है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। Whether Parliament's power to amend Constitution is unlimited or whether there are inherent limitation to that power, कि क्या इसमें कोई limitation है या फिर वो अनलिमिटेड है। ये सवाल उठा कि फंडामेंटल राइट को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहा कि क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सारे पूरे अमेंडेबिलिटी राइट्स पर क्वेश्चन उठ गए पार्लियामेंट के। तो जब वहां उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से को अमेंड कर सकता है, शर्त ये इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन शर्त यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा मूल नींव है, जो हमारा बेसिक वैल्यू एंड फिलोसफी है, जिसके ऊपर हमारा संविधान को ही बनाया गया है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। आप किसको बदल सकते हैं? आप बदल सकते हैं सारी चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यू है, ठीक है, उन सारी चीजों को आप नहीं बदल सकते हैं। ये बात इसमें कही गई। चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, फंडामेंटल राइट को भी चेंज किया जा सकता है, प्रीएम्बल को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी हिस्से को चेंज किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कहीं भी हो, किसी भी पार्ट में हो, तो हम उस चीज को नहीं बदल सकते हैं। ये बात कही गई किसमें? केशव नंदा भारती के केस में। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और इसी की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकला, और यही रीजन है कि इसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस भी कहते हैं। कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। और वही कहा कि ये भी अमेंड हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। while upholding the validity of 24th constitutional amendment, कहा कि 24th constitutional amendment तो सही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कहा कि पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर इज फाउंड पार्ट ऑफ 25th constitutional amendment unconstitutional for infringing upon judicial review। लेकिन 24th constitutional amendment की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया, कहा कि सही है, लेकिन 25 वहां जो अमेंडमेंट हुआ, संवैधानिक अमेंडमेंट हुआ, संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके कुछ पार्ट को कहा कि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर को क्या कर रहा है? कर्टेल कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए 25वां अमेंडमेंट को कुछ पार्ट में क्या कर दिया गया? इन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद सवाल उठा कि बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का तो कहीं डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता ही नहीं है। तो कहा गया कि कोई ऐसा लिस्ट नहीं है कि यही होगा बेसिक स्ट्रक्चर। कहा कि कुछ भी हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें बता दे रहे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ऑलवेज सुप्रीम ओवर एनी अदर लॉज, ओवर एनी अदर थिंग, सुप्रीम विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर मान लेते हैं कि कह दे कि नहीं हमारी कंट्री रिपब्लिक ही नहीं होगी या डेमोक्रेटिक ही नहीं होगी, हम दूसरा तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, तो वो दैट विल बी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। सेक्युलरिज्म को भी कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स को कहा गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स किसे कहते हैं? कि हमारी जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच में क्या है? पावर का सेपरेशन होना चाहिए। ये बात कहा गया। क्या है? ये भी वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में और भी चीजें ऐड हो सकते हैं, और किया भी गया है बाय वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फेडरलिज्म भी कहा कि वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू भी कहा कि वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, दीज आर द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कहा कि इसके अलावा और भी चीजों को ऐड किया जाएगा तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में कहलाएंगी, और जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनेंगी उनको हम क्या कर सकते हैं? अमेंड नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब अमेंड नहीं होगा। अब आते हैं इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का केस। इसमें लोकसभा इलेक्शन हुआ 1971 में, जब हमारा इलेक्शन ये इमरजेंसी से पहले, तो राज नारायण ही
इलेक्शन लड़े वही सेम सीट से, रायबरेली की सीट से जहां से इंदिरा गांधी जी लड़ी। उसके बाद इलेक्शन में वो जीत गई, तो वहां पास राजनारायण ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने क्या किया है, इलेक्शन के दौरान बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस किए हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस को वायलेट किया है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कही गई, राजनारायण ने क्लेम किया। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सेट असाइड किया, कहा कि हाँ इन्होंने कुछ ना कुछ गलत घोटाला तो किया है इलेक्शन के टाइम पर, और कहा कि भाई ये इंदिरा गांधी जी को क्या चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इंदिरा गांधी क्या करती हैं, अपील कर देती हैं इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में, और मीनवाइल उसी टाइम पर 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर देती हैं और कहती हैं आर्टिकल 329A को इंसर्ट कर दिया जाता है। यानी कि एक तरफ यहाँ पास उनके कैंडिडेचर को क्या कर दिया गया है, चैलेंज किया गया है कि ये जो है सही से नहीं जीती हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ घोटाला किया है, इसीलिए इनको क्या कर दिया जाए, इनकी सीट पर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए, री इलेक्शन कराया जाए, और इनको इनकी जो जीता है इन्होंने एमपी का पोस्ट इनसे छीन लिया जाए। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है, कि हाँ इनकी जो सीट है वो सही नहीं है और इनको क्या है अपनी सीट को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जीती हैं वो गलत तरीके से जीती हैं। लेकिन यही पास के क्या करती हैं, इसको अपील कर देती हैं और 39th अमेंडमेंट एक्ट पास करती है पार्लियामेंट में जाकर के, और उससे क्या करती हैं, कह देती हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुआ है उसको हम जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि जुडिशियल रिव्यू के ही पावर को कर्टेल कर दिया गया यहाँ पास, और कहा गया कि जब जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं तो ये जो केस किया गया है ये केस अपने आप में वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास ये चीज पास की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली बात तो सवाल उठा कि 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ही वायलेट कर रहा है। कहा कि क्या पार्लियामेंट एक्सक्लूड कर सकती है जुडिशियल रिव्यू ओवर द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? क्या प्राइम मिनिस्टर की सीट पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है? क्या फ्री और फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है या नहीं है? जजमेंट आया, कहा कि अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये वायलेट कर रहा है प्रोविजन को। पार्लियामेंट जो है अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है आर्टिकल 368 का, टू डिस्ट्रॉय द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन भी एक बेसिक पार्ट है, बेसिक हिस्सा है। ठीक है, और इसीलिए इसको भी हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अगर आप हटा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन से तो इसका मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर को हटा रहे हो। और जहां पास भी वो बेसिक स्ट्रक्चर का अगर मान लेते हैं आपने हटाने की बात की है तो वहां पास क्या है, उस अमेंडमेंट को, उस चेंज को, उस लॉ को क्या है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ कहा कि यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये एक्ट। तो ये हो गया हमारा इंदिरा नेहरू गांधी, जहां पास उनके इलेक्शन को चैलेंज किया गया, और उसके इलेक्शन को चैलेंज करने के बाद 39th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और उस 39th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने किया गया इंदिरा नेहरू गांधी के केस में। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो बात है इमरजेंसी की। अब इमरजेंसी में क्या हुआ, शिवकांत शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट किया गया तो इनके आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, और इसीलिए ये क्या चले जाते हैं, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करते हैं। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यानी कि जब भी किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया जाता है तो वो क्या कर सकता है, हेबियस कॉर्पस जाकर के कोर्ट में फाइल कर सकता है, अपना रिट का एक्सरसाइज कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पास यह है कि क्या हेबियस कॉर्पस इमरजेंसी में भी फाइल किया जा सकता है, ये एक सवाल उठी। क्या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो सस्पेंड किया जा सकता है कंप्लीटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी? क्यों? क्योंकि यहाँ पास सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू किया आर्टिकल 359 का, और राइट टू मूव कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 21 को, यानी कि आप जो है आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल 21 को इन्फोर्स कराने के लिए इमरजेंसी के टाइम पर नहीं जा सकते हैं। कह दिया कि आर्टिकल 21 को हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं, और आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं अपने आर्टिकल 21 का बहाना, आप आर्टिकल 21 को क्या करने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए कि मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है। तो ये बात कही यहाँ पास। अब इसके बाद वहां पास जजमेंट जो दिया गया, इस जजमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया बाद में, लेकिन यहाँ पास जो जजमेंट दिया गया वो देख लेते हैं। कहा मेजॉरिटी व्यू आई
कहा कि आर्टिकल 21 को क्या किया जा सकता है, इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड किया जा सकता है और कोई भी हेबियस कॉर्पस नहीं फाइल करेगा। जाहिर सी बात है आर्टिकल 21 ही नहीं है तो हेबियस कॉर्पस हम फाइल कहां से कर पाएंगे। तो कहा कि नो पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग हेबियस कॉर्पस ड्यूरिंग इमरजेंसी इवन अनलॉफुल डिटेंशन। कहा कि जो अनलॉफुल तरीके से भी, इलीगल तरीके से भी अगर किसी को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है, कन्फाइन किया गया है, तो भी उसको इमरजेंसी के टाइम पर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एचआर खन्ना जो थे, ठीक है, 4:1 यानी कि 4 लोगों ने तो इस चीज को सही कहा कि हाँ इलीगली डिटेन भी हुए तो कोई बात नहीं, तुम्हारा आर्टिकल 21 ही नहीं है, खत्म है, तुम हेबियस कॉर्पस फाइल ही नहीं कर सकते हो। लेकिन एक इंसान जो कि एचआर खन्ना थे, इन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, कहा कि नहीं, भले ही मेरी मेजोरिटी जो जजेस हैं वो इस चीज के फेवर में है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं। ऑल दो माइनॉरिटी ओपिनियन था, एक इंसान का ओपिनियन था, तो इसीलिए इसकी कोई वैलिडिटी उस टाइम पर तो नहीं हुई, लेकिन ये बाद में काफी जाकर के इंपॉर्टेंट बना। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 रहे या ना रहे, लेकिन हर इंसान के पास जब भी वो जीवित हुआ है, द मोमेंट ही टुक अ बॉर्न, ही हैज राइट टू लिव, ही हैज राइट टू लिव फ्रीली, ही हैज राइट टू लिबर्टी। उन्होंने ये बात कही कि और ये इमरजेंसी के टाइम पर भी नहीं लिया जा सकता है। ये बात कही तो, लेकिन इसका कोई वैलिडिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एक अकेले थे और इन्होंने, एक इंसान ने बात की, 4 लोगों ने अप्रूव कर दिया था सिंस, तो इन 4 लोगों की बात को मानी जाएगी। लेकिन ये डिसेंटिंग ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बाद में जाकर के ये दूसरे जजमेंट्स के लिए हेल्प करता है, दूसरे जजेस के लिए हेल्प करता है। इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया जस्टिस केस पुट्टास्वामी 2017 में। कहा गया कि जो एडीएम जबलपुर था वो दैट वाज बैड इन लॉ, ठीक है, उसका जो लॉ की जो प्रोविजन को ध्यान में नहीं रखा गया था, जूरिस्प्रूडेंस के प्रोविजन को ध्यान में नहीं रखा गया था, ये बात इसमें कही गई। ऑल्सो बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब इसके बाद ये तो यहाँ कह दिया गया कि नहीं 21 को भी हम क्या है सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 44वां अमेंडमेंट आया जिसमें आर्टिकल 359 में चेंजेस लाए गए और कहा गया कि 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी जो एडीएम जबलपुर में जो बात कही गई उस चीज को क्या है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि अभी का इंस्टेंस क्या कहता है, अभी का इंस्टेंस ही कहता है कि 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस। ये क्या कहता है, अब 42वां अमेंडमेंट जब लाया गया तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लाई गई जिसको हम लोग 42nd अमेंडमेंट को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, ठीक है, तो ये इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो क्या कर रहा था, जुडिशियल रिव्यू के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे जो लोगों के राइट्स को टेक अवे कर रहा था। फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम नहीं माना गया, डीपीएसपी को सुप्रीम माना गया। तो इन सारी चीजों को चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल के केस में। Whether parliament power to amend constitution under 368 is unlimited। दोबारा से ये सवाल उठा, whether DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट। क्या DPSP, अभी हम लोगों ने कौन से केस में पढ़ा, चंपकम दोराई राजन ने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज सुप्रीम। ठीक है, डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं, ये बात कह दिया गया। लेकिन यहाँ पास क्या किया गया कि 42nd अमेंडमेंट से कह दिया गया कि भाई आप जो है किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा सकता है अगर डीपीएसपी को इन्फोर्स कराना है तो, यानी कि डीपीएसपी इज सुप्रीम अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्या है, डीपीएसपी को माना गया कि ये ज्यादा पावर है, इसमें फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो हो, लेकिन अगर हमको डीपीएसपी को फुलफिल करना है तो हम करेंगे। ये बात 42nd अमेंडमेंट में कही गई। इसको चैलेंज किया गया यहाँ कि क्या डीपीएसपी ओवरराइड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, क्या डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है। वेदर क्लॉज एक्सक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू आर वैलिड। कहा गया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड किया गया है, क्या ये वैलिड है या नहीं है, ये सारी बातें थी। कहा गया कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा लॉ लाते हैं जो हम किस लिए कर रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं, जिससे हम डीपीएसपी को, तो उन सारे लॉज को क्या किया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये बात कहा गया। तो कहा गया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू के पावर को कर्टेल किया गया है, सप्रेस किया गया है, कि ऐसे लॉ जो इन्फोर्स कर रहा है डीपीएसपी को, वहां पर जुडिशियल रिव्यू उनका नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसे लॉज क्या है, ऐसे लॉज को क्या सच में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्या ये वैलिड है या नहीं है, ये बात भी इसमें उठाया गया।
तो हम लोग देख रहे हैं जजमेंट क्या है कि कहा गया कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट एज लॉन्ग एज दे आर कंसिडर्ड कंसिस्टेंट विद द बेसिक स्ट्रक्चरल थ्योरी। तो बहुत सिंपल सी बात कही गई कि अगर मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट किसी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है तब तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहा गया है कि अगर मान लेते हैं जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को टेक अवे करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। तो यही बात इसमें कही गई कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है तो उसमें अमेंड लाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि लिमिटेड एंड अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को कर तो सकती है लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं है इसका। ये अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करना है हर हाल में और जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का। जुडिशियल रिव्यू क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और जुडिशियल रिव्यू के पावर को लिमिट नहीं किया जा सकता है, वायलेट नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि The Constitution is founded on the bedrock of balance between fundamental right and DPSP। कहा कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया इसलिए नहीं बनाया गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हम लोग लड़ाई करते रहे, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए डीपीएसपी को हम क्या करें, नहीं माने, डीपीएसपी को इन्फोर्स कराने के लिए फंडामेंटल राइट को नहीं माने। ऐसा कोई कंटेस्ट नहीं चल रहा है, कोई इसमें कॉम्पिटिशन नहीं चल रही है, बल्कि हम तो चाह रहे हैं कि दोनों को साथ में लिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है कि ताकि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हैंड इन हैंड चल सके, ठीक है, ताकि देश का डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर कहा गया कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का कोई बैटल नहीं चल रहा है, बैटल ग्राउंड नहीं है कि डीपीएसपी सुप्रीम है या फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, जो अलग अलग जजमेंट में अलग अलग बातें कही जा रही है, फिर अमेंडमेंट आ रहा है उसमें अलग बातें कही जा रही है। तो कहा कि नीदर कैन बी गिवन एब्सोल्यूट प्राइमेसी, यानी किसी को हम प्राइम नहीं कह सकते हैं, किसी को नहीं कह सकते कि दिस इज सुप्रीम, दिस इज नॉट सुप्रीम, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कहा कि भाई दोनों को साथ में रखो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करो कि भाई जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है दोनों को बैलेंस बना के लेके चलो, कि कोई ऐसा प्रोविजन है जो मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट का है वहां पास, और अगर मान लेते हैं कि उसको अगर किस वायलेट किया जाएगा तो वो ज्यादा अगर नुकसानदेह होगा तो हम नहीं वायलेट करेंगे। लेकिन ऐसा कोई डीपीएसपी है, उसको इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जा रहा है लेकिन उससे बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो वहां पास डीपीएसपी को ही इन्फोर्स कर दो। तो यहाँ पास बैलेंस बनाने की जरूरत है, कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है कि वेदर फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम और वेदर डीपीएसपी इज सुप्रीम। तो ये बात इसमें कही गई और डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इसे ही कहते हैं कि दोनों को साथ में लेकर के चलना है, इस तरह से लेके चलना है कि दोनों क्या है, डीपीएसपी को भी इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो, लोगों के राइट को सिक्योर किया जा सके, लोगों को अच्छा लिविंग कंडीशन मिल सके, एंड द सेम गोज फॉर द केस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये बात कही गई इस केस में। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नेक्स्ट केस आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मनिका गांधी का केस। जो बात हमने ए.के. गोपालन वाले केस में समझी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो प्रोसीजर लिख दिया गया है कानून में वही सही है। अब वो सही है या गलत है हमको नहीं मालूम है, कानून ने कहा कि हम अंधे हैं भाई, हमें नहीं मालूम है कि प्रोसीजर सही है या गलत है, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। हम तो प्रोसीजर अगर कानून के द्वारा मेंशन किया गया है तो हम उसको सही मान लेंगे। लेकिन इसको चैलेंज किया गया इन द केस ऑफ मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। अब कहा हुआ ये कि मनिका गांधी के पासपोर्ट को इम्पाउंड कर लिया गया। कहा कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये कर रहे हैं और कोई इनिशियली कोई रीजन भी नहीं बताया कि क्या रीजन है। तो उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ठीक है। अब यहाँ पास होता ये है कि जब रिट पिटिशन ये फाइल करती हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर सवाल जो कोर्ट रेज करता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है अंडर आर्टिकल 21 कि क्या ये फेयर, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए। जिस सवाल को ए.के. गोपालन ने इंटरटेन नहीं किया गया था उस सवाल को यहाँ उठाया गया कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 में जो दिया गया है कि क्या उस प्रोसीजर को भी हमें देखना चाहिए कि वो प्रोसीजर फेयर है या नहीं, ठीक है, क्या वो प्रोसीजर जस्ट है या नहीं, वो प्रोसीजर रीजनेबल है या नहीं, क्या उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और एक और बात कही कि 14, 19 और 21 में दोबारा से पूछा गया कि क्या कोई इंटर रिलेशन, क्या कोई लिंक, क्या कोई इंटर कनेक्शन है या नहीं है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
मनेका गांधी के फेवर में सबसे पहली बात तो रूलिंग दी गई और कहा गया, एक तो कहा गया कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड जो है वो भी फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा है अंडर आर्टिकल 21, लेकिन इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट बात कही गई, पहला कोर्ट ने कहा कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज वेरी ब्रॉड, बहुत ही ब्रॉड है। जो AK गोपालन में जो उन लोगों ने कहा था, जजेस ने जो कहा था, वो बहुत ही नैरो इंटरप्रेट किया था, बहुत ही नैरो मीनिंग बताई थी, ये बहुत ही ब्रॉड इसकी मीनिंग है। इसमें सिर्फ जिंदगी का मतलब नहीं होता है, इसमें जिंदगी डिग्निटी के साथ जीने का मतलब, इसमें बहुत सारे और भी राइट्स इंक्लूडेड आते हैं कि सिर्फ जीने का मतलब ये नहीं है कि बस हम जी रहे हैं, उसके साथ में अगर डिग्निटी नहीं है, उसके साथ में मुझे फूड नहीं मिल रहा है, उसके साथ में मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसके साथ में मुझे सेफ्टी नहीं मिल रही है, उसके साथ में मुझे इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं मिल रहा है, तो वैसे जिंदगी में क्या फायदा। तो ये कहा गया मनेका गांधी ने कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब नैरो नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में आपको देखना है कि बस फिजिकल डिटेंशन यानी कि फिजिकली आपको कैद करके रख लिया गया, अरेस्ट करके रख लिया गया, वो नहीं है, बल्कि और भी तरीके से अगर आप किसी भी तरह का कर्टेल किया जा रहा है फ्रीडम को, वो भी इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स वेरियस राइट दैट मेक लाइफ मीनिंगफुल इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, कि वो सारे राइट्स को भी इंक्लूड कर रहा है जिससे हमारी लाइफ मीनिंगफुल बन रही है, पर्पसफुल बन रही है। अब मान लेते हैं कि मुझे कहीं पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन मुझे पढ़ने से कोई रोक रहा है, ठीक है, ऑल्दो मुझे डिटेन नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पास क्या है, मेरी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए, पर्पसफुल बनाने के लिए मेरा पढ़ना जरूरी है, और अगर मुझे उससे कोई रोक रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, मेरे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। ये बात ये इसमें कही गई। टेकिंग अवे हर पासपोर्ट डायरेक्टली अफेक्टेड हर पर्सनल लिबर्टी, ये कहा गया कि पासपोर्ट छीनना उसकी पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट किया। और क्या कहा, एक और कि इट सेड दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, मनमानी नहीं होना चाहिए प्रोसीजर, अनफेयर नहीं होना चाहिए, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, यानी इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा कानून अगर किसी के लाइफ को या लिबर्टी को डिप्राइव कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, पाबंदी लगा रही है, उसे क्या है, एक प्रोसीजर जो कि फॉलो करना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। अगर ये तीन नहीं है तो वो प्रोसीजर क्या है, सही नहीं माना जाएगा। दिस इफेक्टिवली ब्रॉट द आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मेनका गांधी केस ने क्या लाया, ड्यू प्रोसेस मॉडल को लाया, कि जो प्रोसेस फॉलो कर रही है सरकार, गवर्नमेंट, किसी इंसान की आजादी को लेने के लिए, किसी इंसान की जिंदगी को लेने के लिए, क्या वो प्रोसेस अपने आप में सही है या नहीं है। अगर वो प्रोसेस अपने आप में सही नहीं है तो भी वो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, यानी कि जो प्रोसीजर है दैट मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट। अगर वो फेयर, रीजनेबल और जस्ट नहीं है तो इसका मतलब वो प्रोसीजर सही नहीं है। Even though the constitution does not explicitly mention it, यानी इससे पहले before the मेनका गांधी हम लोग क्या फॉलो कर रहे थे, before मेनका गांधी we were following procedure established by law, but after post मेनका गांधी we are following due process model, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि whether the procedure is fair, just and reasonable or not, but earlier we were not checking how is the procedure। तो ये बात हमें मनेका गांधी के केस में याद रखनी है कि ड्यू प्रोसेस कहां से आया है, तो ड्यू प्रोसेस आया है हमारा मनेका गांधी के केस से आया है। अब नेक्स्ट ये आते हैं थर्ड पॉइंट, क्या कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कोर्ट रिजेक्टेड द आइडिया दैट आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑपरेट इन आइसोलेशन। कहा गया कि 14, 19 और 21 आपस में ये क्या है, क्लोजली लिंक्ड है। 14, 19 एंड 21 क्या है, आपस में क्लोजली लिंक है, बल्कि एक गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। कहा गया कि ये एक गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है और दीज आर इंट्रिंसिकली लिंक्ड विथ ईच अदर, इनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर राइट टू इक्वालिटी हो रही है तो हमारा कहीं ना कहीं फ्रीडम भी ये हो रहा है, फ्रीडम हमारा ये हो रहा है तो हमारा राइट टू लाइफ भी अफेक्ट कर रहा है। इन तीनों के बारे में कहा गया कि दीज आर कंप्लीटली लिंक्ड, यानी कि जो बात AK गोपालन में रिजेक्ट कर दिया गया उन सारे बात को अप्रूव कर दिया गया मनेका गांधी के केस में। सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट्स वर नाउ सीन एज यूनिफाइड सिस्टम। कहा गया कि एक यूनिफाइड सिस्टम है, अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं बटे हुए हैं, और गोल्डन ट्रायंगल का प्रिंसिपल दिया गया कि 14, 19 और 21 क्या फॉर्म करते हैं, गोल्डन ट्रायंगल करते हैं। और जो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था उसको ओवर रूल कर दिया गया।
तो ये हो गया हमारा मनेका गांधी का जजमेंट। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस बार न्यूज में भी रहा था कि होलोहान वर्सेस जचीलू। ये 1992 का केस है बट इट वाज आल्सो इन न्यूज, ठीक है। इसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसे केसेस जो न्यूज में दोबारा से आते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये द केस चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ इंसर्टेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 52nd अमेंडमेंट से क्या लाया गया, 10th शेड्यूल लाया गया, और 10th शेड्यूल लाया गया तो उसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ था। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि अगर मान लेते हैं कोई एक पार्टी अपने पार्टी से, ठीक है, एक पार्टी का मेंबर है वो अपने पार्टी से डिसलॉयल है, ठीक है, वो उसको छोड़ करके जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या है, डिफेक्शन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और इसमें तो सबसे पहले तो इसको चैलेंज किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ को, और साथ में कहा गया कि ये जो 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 7 है ये कहता है कि मान लेते हैं कि किसी इंसान को, कोई एक मेंबर है एमपी, ठीक है, या एमएलए है, तो वहां पास क्या होता है कि वो उसने डिफेक्शन किया है, उस बेसिस पर क्या कर दिया जाता है, उसको एमपी या एमएलए के पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं उसने अपनी पार्टी के साथ डिसलॉयल्टी की है, तो इस बेसिस पर, इस ग्राउंड पर, वहां जो अगर लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर, अगर मान लेते हैं विधानसभा है तो विधानसभा का स्पीकर क्या कर सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू बी अ मेंबर, एमएलए और एमपी। तो ये वाला जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये क्या है, 10th शेड्यूल बताता है कि उस इंसान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करेगा, इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ दैट हाउस। तो ये बात को क्या है, ये अगर मान लेते हैं कि स्पीकर ने किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो डिस्क्वालीफाई करने के बाद वो अपने डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं। तो इनिशियली पैराग्राफ 7 10th अमेंडमेंट का कहता था कि नहीं चैलेंज कर सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी इंसान को कह दिया कि आपने जो है डिफेक्शन कमिट किया है, और डिफेक्शन कमिट करने की वजह से हम आपको आपके एमएलए के पद से या आपके एमपी के पद से हटा रहे हैं, तो वो इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता था, यानी कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाता था। लेकिन ये वाला जब जजमेंट आया कि होलोहान वर्सेस जचीलू, तो इसमें इसको चैलेंज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पास इशू यही था कि 10th शेड्यूल अपने आप में ये वैलिड है या नहीं है। दूसरा कहा गया कि स्पीकर का जो डिसीजन, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं। स्पीकर का जो डिसीजन है किसी इंसान को डिस्क्वालीफाई करने का, क्या अपने आप में ये फाइनल है, या इसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर के। ये बात इसमें सवाल उठा। तो इसमें यही कहा गया द 10th शेड्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। कहा कि 10th शेड्यूल तो सही है अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो अपने जीत करके आई है, उसके बाद उसका एमपी, उसका एमएलए उसको धोखा दे रहा है, ठीक है, उसको छोड़ करके चला जा रहा है, तो ये क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पास कहा कि वो तो वैलिड है 10th शेड्यूल अपने आप में, लेकिन कहा गया कि पैराग्राफ 7 जो कि जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर रहा है, कि मान लेते हैं कि कोई किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वहां पास क्या है, स्पीकर ने कहा कि हाँ यू आर नॉट नाउ अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, तो वहां पास स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या नहीं। तो यहाँ पास सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल किया जा सकता है, और पैराग्राफ 7 को हटाओ, स्ट्रक डाउन करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये था हमारा केस, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे। इसी तरह से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन पे और अदर लॉज पर। तो अगर आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट जजमेंट जानना है तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि क्या हमें इस तरह के सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर और भी चीजें जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इससे लगती है तो वो भी, उसको भी टाइप कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।